हाय द स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज। बेसिकली मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको समझाया था दैट हमारे जो प्रीलिम्स है दैट इज ऑलमोस्ट शेड्यूल्ड किस तारीख को होने वाला है। हमें अपनी प्रिपरेशन को उसी टॉप नॉच पे लेके जाना पड़ेगा, तभी हम सिलेक्शंस ले पाएंगे। अब आपकी सिलेक्शन के रास्ते की तरफ आई एम गोइंग टू ऐड वन मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट हेयर, जिससे आप उन क्वेश्चंस को भी कर पाओगे एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम देते हैं। एंड एक बहुत यूनिक फंडामेंटल नियम है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का, स्पेशली जो कि आपकी यूपीएससी कंडक्ट करती है, बीट इट सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए, जियो साइंटिस्ट और सीएससी। ऐसे कोई भी एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, उनको ब्रेक करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका आपने ये देखा होगा। व्हेन यू लिसन द टॉपर्स, तो आपके जितने भी टॉपर्स होते हैं वो आपसे एक बात कहते हैं दैट आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस, होलिस्टिकली सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद मोस्ट ऑफ द टॉपर्स जिस चीज को करते हैं दैट इज कॉल्ड पीवाईक्यूज। हमारे जितने भी टॉपर्स होते हैं वो पीवाईक्यू को एनालाइज करते हैं। नाउ व्हाट आई एम प्लानिंग राइट नाउ, कि मेरा जो टारगेट है इस समय दैट फ्रॉम 2000 या फिर मैं 1995 से लेके 2025 तक जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं विद इन दिस लास्ट 30 इयर्स इन ज्योग्राफी, इन हिस्ट्री, इन पॉलिटी, मैं इनको कंप्लीट कराऊंगा आपको वन शॉट वीडियोस डाल के। आज की जो ये वीडियो होगी जिसके अंदर हम बेसिकली टारगेट करने वाले हैं अपनी ज्योग्राफी वाले सेगमेंट को। ज्योग्राफी के सेगमेंट के अंदर हमारे पास 4 यूनिट्स में पढ़ाई करनी होती है। लेट मी टेल यू क्लियरली, जिसमें पहली यूनिट होगी आपकी यूनिवर्स, दूसरी होगी जियोमॉर्फोलॉजी, तीसरी होगी आपकी क्लाइमेटोलॉजी और चौथी होगी आपकी ओशनोग्राफी। मैं आपके लिए 4 वीडियोस ज्योग्राफी की बनाऊंगा, जिसके अंदर हर एक वीडियो के अंदर जो आप ये टॉपिक देख रहे हो, यूनिवर्स, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, इन 4 यूनिट से जितने भी यूपीएससी के थ्रू आउट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, बस आपने यूपीएससी लिखना है, उसके नीचे आपने एनडीए अगर देखा होगा तो एनडीए, आपने सीडीएस देखा होगा सीडीएस, आपने सीएपीएफ देखा होगा सीएपीएफ, आपने सीएससी देखना है सीएससी, आपने जियो साइंटिस्ट देखना है जियो साइंटिस्ट, इंक्लूडिंग स्टेट पीसीएस में जो इन टॉपिक से पूछे गए सवाल हैं वो। सो माई टारगेट इज व्हाट, कि मैं क्या करूंगा, जितने भी किसी एक सिंगल टॉपिक पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को एक शॉर्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट करूंगा। आज की जो हमारी वीडियो है वो शुरू होगी अपने एक यूनिक टॉपिक से, जो कि है हमारा ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन। ज्योग्राफी के अंदर जो पहली यूनिट जिसको हम पढ़ते हैं वो होता है ओरिजिन एंड द एवोल्यूशन ऑफ 2 पेजर थिंग। एक हमारा यूनिवर्स और एक हमारा अर्थ। नाउ द ब्यूटी ऑफ दिस जो मैं बना रहा हूं ये फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो सीरीज, इसका सबसे अच्छा फायदा ये होने वाला है दैट अभी हमारे एग्जाम को, अगर हम सीएपीएफ की बात करें तो इट इज 90 डे अराउंड है। अगर हम अपने यूपीएससी की बात करें तो टुडे इज बेसिकली योर 21st। तो अगर आप देखोगे मोस्टली तो पूरा एक महीना आपके पास सीधे सीधे है, 30 दिन है आपके पास, 30 से 35 दिन। इन 35 डेज के अंदर हम एक एक वीडियोस के ऐसे वन शॉट्स लाएंगे पीवाईक्यूज के। आपका सिलेबस अगर कंप्लीट है, इफ यू आर डन विद योर सिलेबस, तो आपने क्या करना है, अब सिर्फ रिवीजन पे ध्यान देना है। आप टॉपिक को पढ़ेंगे, यहां मैं पीवाईक्यूज लगवाऊंगा और इसके बदले में आपको वर्कबुक शेयर करूंगा ताकि आप अपने वर्कबुक्स को कंप्लीट करो और एग्जाम के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन आपका हो गया, आपको पता है टाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर, तो मैं बहुत टाइम खर्च नहीं करूंगा। कोशिश करेंगे कि जितना जल्दी हो सके उतना रैप अप करें। अगर इस चैप्टर से हमें 1 घंटे की वीडियो बनानी है तो हमें बनाना पड़ेगा। जियोमॉर्फोलॉजी में 181 क्वेश्चंस है, अगर उससे 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो बनेगी, आई विल मेक श्योर कि मैं 3 घंटे का एक वन शॉट तैयार कर दूंगा सो दैट यू आर रेडी फॉर योर एग्जाम। ठीक है, चलिए जी, आज के इस यूनिट में हम कवर करने वाले हैं यूनिवर्स, उसके साथ साथ सोलर सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। ये जो 4-5 बेसिक हमारे चैप्टर्स हैं उसको इस यूनिट में मैं कंप्लीट करूंगा, और इनके जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं वो सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं और एक एक को अच्छे से ब्रेक करेंगे। ठीक है, लेट्स बिगिन आवर जर्नी। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। 2025 के आसपास से क्वेश्चन पूछा गया है आपका सीएससी के अंदर, दैट कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज
यूके, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन्स। अब मैं एक हर क्वेश्चन पे एक नए पैटर्न को यूज करूंगा। यू गाइज लेट मी नो कि कौन सा पैटर्न आपको ज्यादा सुटेबल लगता है। जैसे पहला हमारा पैटर्न ये है कि अगर हम यहां पूछा हाउ मेनी कंट्रीज हैविंग दी मोर देन 5 और मोर देन 4 टाइम जोन्स, तो पहली चीज आपको याद रखनी है कि जो ये टाइम जोन्स होते हैं बनते कैसे हैं। मैं बहुत आसान भाषा में इंडिया एग्जांपल लेके चलता हूं, ठीक है, साथ में पढ़ते रहेंगे और रिवाइज करते रहेंगे। वी हैव दिस आवर नेशन दैट इज कॉल्ड इंडिया। इंडिया में पर्टिकुलर एक लाइन गुजरती है ऐसे, दैट इज 82, ठीक है, 30 ईस्ट, ठीक है जी, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पे हमारी एक लाइन गुजरती है जिसको हम IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब हमारे यहां से एक ही लाइन गुजरती है, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू से कि हम एक टाइम जोन को फॉलो करते हैं। अब वो कह रहा है कि वी हैव कंट्रीज सच एज यूके, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील। So we have 5 countries in the options. How many above them having the more than 4 time zone? इतने कौन से देश इसमें सबसे ज्यादा टाइम जोन है यहाँ पे? डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है, हमें ये बेसिक पता होना चाहिए कि दैट आर अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन 24 आवर्स। और उस डेटा को अगर हम हाफ करते हैं, तो जैसे कि अगर मैं कहूँ हमारी अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है विद इन 24 आवर्स, तो 12 घंटे में 180 डिग्री रोटेट करेगी, ठीक है, 6 घंटे के अंदर वो 90 डिग्री रोटेट करेगी। ऑब्वियस है, ये मैथमेटिक्स बहुत बेसिक है। फिर उसके बाद 3 घंटे में वो 45 डिग्री रोटेट करेगी और 1 घंटे में फिर वो आपके 15 डिग्री रोटेट करेगी। इसका मतलब जो पर्टिकुलर सन है वो सन अपने जगह पे कांस्टेंट है। जब हमारी मदर अर्थ रोटेट करती है तो हमारी मदर अर्थ के रोटेशन की स्पीड ऐसी है कि हम हर 1 घंटे के बीच में 15 डिग्री का गैप इमेजिन करके चलते हैं। मान के चलो कि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो इसका मतलब 1 घंटे के अंदर अगर मैं इसको कंसीडर करूं तो हमारी अर्थ जो है वो 15 डिग्री रोटेट करती है। अब जो भी कंट्रीज के साइज बड़े होंगे उनके पास उतना ज्यादा ही टाइम जोन होगा ऑन दैट ऑब्वियस। अब इस क्वेश्चन के अगर हम आंसर की तरफ जंप करें, देयर आर सम सर्टेन डेटा यू नीड टू मग अप सो दैट एग्जाम के लिए आप रेडी रहो। जैसे कि वी हैव कंट्री सच एज फ्रांस having 12 time zone, one of the largest country in the concept of time zone। यूरोप के सबसे छोटे देशों में से एक है, बट टाइम जोन ज्यादा क्यों है? बिकॉज इट इज हैविंग ओवरसीज टेरिटरीज। फ्रांस जहां पे लोकेटेड है उसमें तो 1-2 टाइम जोन ही मिलेंगे मुश्किल से, बट द फ्रेंच टेरिटरीज इन द एंटायर वर्ल्ड आर सो मच, इवन इन इंडियन ओशन, इवन इन अटलांटिक ओशन। सो जितनी ज्यादा ओवरसीज टेरिटरीज होंगी उतना ज्यादा भी क्या हो सकता है, टाइम जोन हो सकता है। So according to the pattern, France, Russia, US, France has 12, Russia has 11, US has 11, Antarctica has 9, UK has 9, Australia 8, Canada 6, Denmark is having 5। अब अपने ऑप्शंस को देखें तो हमारे ऑप्शंस के अंदर यूके है, डेनमार्क है, न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राजील है, ठीक। अब इस हिसाब से अगर आप देखना शुरू करोगे, सो इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट अगर हम देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के पास भी ज्यादा टाइम जोन है। इन दिस प्रोस्पेक्टिव if we are coming on this particular conclusion, so there are 4 countries, UK, Denmark, New Zealand, Australia are having more than 4 time zone। Brazil is the only country here which has 3 time zones के आसपास इसके पास है, 4 नहीं है इसके पास। आगे देखो, इंटरनेशनल डेट लाइन कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, अंदयार इन सर्बिया एंड नोम इन अलास्का आर फ्यू किलोमीटर्स अपार्ट, but when people are waking up in these cities it would be different days, when it is Monday in Adyar then it is Tuesday in Nome। अब वो सिंपल कह रहा है, देखो कि 2 लोकेशंस है, वो कह रहा है कि भाई देखो जो नोम नाम की जगह है, नोम इज इन अलास्का, ठीक। उसके बाद वो कह रहा है जो अंडयार है दैट इज इन रशिया। दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन जब इंसान सो के उठते हैं अगर अपने राज्य को बदल लें तो पूरा दिन ही बदल जाएगा। कह रहा है कि व्हेन इट इज मंडे इन अनड्यार, जब अनड्यार में मंडे होगा तो नोम में ट्यूसडे होगा। अब इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? फॉर डूइंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन गाइज यू नीड टू हैव अ ग्रेट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अबाउट इंटरनेशनल डेट लाइन। एक ज्योग्राफी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज आइडियल। ये रहा आपके सामने एक छोटा सा पर्टिकुलर मैप दैट इज कॉल्ड आइडियल।
इंटरनेशनल डेट लाइन। मैं आपको दोबारा यहां भी दिखा दूं, ये पर्टिकुलर यूएस है, यूएस का यहाँ पे पर्टिकुलर जो रीजन है दैट इज कॉल्ड अलास्का। अलास्का के पास अगर आप ढंग से देखोगे तो यहां आपको मिलता है नोम। ये रहा आपका रशिया सर्बिया का रीजन, और यहां पे मिलता है अनाडेर। अब ये इधर है, ये इधर है, एज इट इज बीच में जो आपको ऐसे एक रफली लाइन दिखाई दे रही है माय लॉर्ड्स, ये जो रफली लाइन है, दिस रफली लाइन इज बेसिकली कॉल्ड एज इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर एक इंसान इस लाइन को क्रॉस करता है तो पूरा दिन बदल जाता है। कहने का मतलब क्या है, व्हेन इट इज मंडे यहां पे होगा तो इधर वाली जगह पे संडे होगा। अब ये कैसे हो गया? देखो, एक इंसान जब आइडियल को क्रॉस करता है, व्हेन अ पर्सन इज क्रॉसिंग द आइडियल, तो आइडियल बेसिकली एक वो लाइन है जहां से हम कहते हैं कि हम अपने कैलेंडर को चेंज करते हैं। कैसे बेटा, समझो ध्यान से। मान के चलो कि मैं आप सिंपल कहूं दैट कंप्लीट अर्थ इज स्फेरिकल, पूरी अर्थ कैसा है, गोल शेप में है। पर्टिकुलरली वो कौन सी लोकेशंस होती है जहां पे हमें कैलेंडर चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आज मैं 1 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहा हूं इंडिया के अंदर, तो पूरी दुनिया में क्या 1 ही जनवरी हो रही होगी इस समय? तो ऑब्वियसली कुछ तो ऐसी लोकेशंस होंगी जो अभी भी शायद 1 जनवरी को एंजॉय नहीं कर रही होंगी। वो इसलिए क्योंकि हमारी अर्थ 360 रोटेट करती है। ठीक है, तो अब ये जो पर्टिकुलर अलास्का है, अलास्का एक वो पर्टिकुलर लोकेशन है यूएस का जहां के बाद हमें कैलेंडर चेंज करना पड़ता है। तो हमने क्या किया, अपने बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक जिगजैग लाइन खींच दी कुछ इस तरीके से। जो ये जिगजैग लाइन हमने खींची है, इस जिगजैग लाइन को हम कहते हैं द इंटरनेशनल डेट लाइन। अगर आप इंटरनेशनल डेट लाइन के इस तरफ खड़े हो, इस तरफ गाइस, तो आप सबसे पहले किसी नए दिन को एंजॉय करते हो। आम भाषा में इसको, आम भाषा में हम लिखते हैं कि आप 1 जनवरी को एंजॉय करोगे। जब आप 1 जनवरी को एंजॉय करोगे तो उस समय अलास्का 31 ऑफ दिसंबर को एंजॉय कर रहा होगा, क्योंकि पहले 1 जनवरी इधर आएगी, फिर धीरे धीरे अर्थ रोटेट करेगी, पूरा जब रोटेशन कर लेगी तो सबसे आखिरी में जो आपका न्यू ईयर है वो अलास्का तक पहुंचेगा। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब जो ये पर्टिकुलर लाइन है जिसको हम आइडियल कह रहे हैं, इस लाइन के इधर अगर कोई इंसान जाता है, इफ समवन इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, बेटा ये ऐसा, तो इसको ईस्टवर्ड मूवमेंट कहेंगे। और अगर कोई इंसान इधर जाता है तो दैट इज कॉल्ड वेस्टवर्ड मूवमेंट। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर आइडियल के ईस्ट में, सपोज करो आप मुझे इमेजिन करो और ये आपका आइडियल है, इस आइडियल के अगर आप इधर जाओगे, ये वाला हिस्सा, ये ईस्टर्न साइड, इसे कहते हैं ईस्टवर्ड ऑफ द आइडियल। दिमाग में बैठा लेना, अगर आप आइडियल से अलास्का की तरफ जाओगे तो ईस्टवर्ड मूव करोगे, अगर आइडियल के आप रशिया की तरफ आओगे तो आप वेस्टवर्ड मूव करोगे। अभी हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा था कि यहां पे जब फर्स्ट होगा तो यहां 31 होगा। ठीक है, यहां पे अगर मंडे होगा माय लॉर्ड्स, अगर यहां मंडे होगा तो यहां पे क्या होगा, ट्यूसडे होगा या फिर यहां पे संडे होगा। तो अब आपको लकली ये पता है दैट सर व्हेन इट इज फर्स्ट हेयर देन 31st हेयर, मतलब इधर जाने से हम अपना एक दिन खो देते हैं, एक कैलेंडर डे पीछे हो जाता है। सो इफ दिस इज मंडे सो दिस वुड बी योर संडे नॉट ट्यूसडे। सो इसी कॉन्सेप्ट में अब अगर आप इस लाइन को देखोगे, अच्छी बात में देखना कि यहां पे लिखा हुआ है स्टेटमेंट 2, इफ इट इज मंडे इन अनाडेयार, अगर अनाडेयार में मंडे होगा, if it is Monday on Anadayar, so in the Nome it will be behind the Anadayar, thus it will be Sunday in the Nome। तो नोम में क्या पढ़ने वाला है आपका संडे। और इस जो पूरा क्वेश्चन था उसमें दूसरा स्टेटमेंट तो ये गलत हो गया, when it is Monday in Anadayar then it is Tuesday in Nome। no, when it is Monday in Anadayar when it is then it is Sunday in the Nome। तो ये बात हमें क्लियर हो जाती है, इससे ये स्टेटमेंट खत्म हो गया। अब बचा क्या, ओनली वन, बिकॉज ये बिल्कुल सही बात है, अनाडेयार सर्बिया का है, नोम अलास्का में है, दोनों में बहुत कम दूरी है, लेकिन फिर भी यहाँ के लोग जब उठते हैं तो दोनों में तारीखें बदल जाती हैं। डन, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भाई क्या अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, ड्यूरेशन ऑफ द डे लाइट 21 ऑफ जून, कह रहा है 21 जून की बात हो रही है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिट्यूड इज हैविंग द 12 आवर और मोर देन। कह रहा है कि भाई देखो 21 जून की बात हो रही है और 21 जून के समय आपको ये बताना है कौन सा ऐसा लैटिट्यूड है जिस पे 12 घंटे से ज्यादा का डे लाइट होगा। अब इसके लिए एक सिंपल कॉन्सेप्ट समझना है आपको, ये वाला
21 जून का कॉन्सेप्ट होता है, इसको हम समर सोलिस्टिस कहते हैं, यस और नो? इफ इट इज समर सोलिस्टिस तो इसका मतलब क्या हो गया? द आर्कटिक सर्कल इज एक्सपीरियंसिंग 24 आवर ऑफ डे लाइट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज एक्सपीरियंसिंग 13.5 आवर्स, इक्वेटर इज एक्सपीरियंसिंग 12 आवर ऑफ डे लाइट। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग मोर देन ऑफ 12 आवर? तो मोर देन ऑफ 12 आवर की बात करूंगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज हैविंग 13.5, आर्कटिक सर्कल इज हैविंग 24 आवर्स ऑफ डे लाइट, यस और नो? इक्वेटर इज एट 12, कैप्रिकॉन 10 घंटे के आसपास पहुंच जाएगा। तो ज्यादा बचा है 12 से, और 12 से ज्यादा आपको ये दिखेगा और ये दिखेगा। अकॉर्डिंग टू दिस 2 and 4 विल बी द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। सो आंसर डी विल बी योर राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। लेट्स मूव नेक्स्ट। स्ट्रैटेजिकली थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ, बेसिकली शुरू में मैंने पैटर्न रखने की कोशिश करी थी ऐसे, बट आई प्लान कि इससे बेटर है कि आपको ईयर भी पता लगता रहे, और इसमें में थोड़ा कम टाइम लगेगा मुझे, अदरवाइज पहले इनको देखूंगा, कॉपी करूंगा, इट विल टेक टाइम। तो बेटर है कि मैं स्क्रीनशॉट यहाँ डाल दूँ, उसका समझा दूँ पूरे क्वेश्चन को। देखें, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट द सोलर रेडिएशन एंड द कूल सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, लाइन को डिकोड करना है, एग्जाम के अंदर बैठे हो तो एकदम तसल्ली से शांति सोचना है। क्या कह रहा है वो? हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो हाई क्लाउड्स होते हैं वो सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। द लो क्लाउड्स हैव हाई अब्जॉर्प्शन of the infrared radiation emanating from the earth surface and thus causing warming effect। अब सिंपल सी चीज है, दो लाइनें हैं, क्लाइमेट का हिस्सा, लेकिन फिर भी समझा देता हूं। ये हैं आपके बादल, these are your clouds, ये हाई क्लाउड्स हैं। इनके अल्टरनेटिवली मैंने यहां लो क्लाउड्स बना दिए। ठीक है जी, ये हुआ अपना सरफेस ऑफ द अर्थ, ये अपना सरफेस है। अब जो सोलार इंसोलेशन आती हैं, वट एवर द सोलार इंसोलेशन इज कमिंग फ्रॉम द सन, ये हमेशा होती हैं आपकी शॉर्ट वेव में। और जो हमारे अर्थ से रेडिएशन एमिट होता है, ये किस में होता है बच्चा आपका? बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है ये लॉन्ग वेव रेडिएशंस होती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक लाइन आपने लॉजिकली पढ़ी है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्ट, ठीक है? जो ऊपर से रेडिएशन आते हैं उनको तो आने देते हैं, लेकिन नीचे से जाने वाले रेडिएशंस को वो लोग क्या कर लेते हैं? ट्रैप कर लेते हैं। ये बहुत बेसिक चीज है। अब इसी बेसिक चीजों को समझते हुए एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ जंप करके देखोगे तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। देखो क्या कह रहा है, द इफेक्ट ऑफ द क्लाउड्स ऑन द अर्थ सरफेस टेम्परेचर डिपेंड ऑन द फैक्टर सच एज देयर ऑल्टीट्यूड, थिकनेस एंड द कॉम्पोजिशन ऑफ द पार्टिकल्स। हमारी अर्थ का सरफेस टेम्परेचर कैसा होगा, ये कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि कोई अगर बादल है तो वो कितनी ऊंचाई पे है, कितनी थिकनेस है उस क्लाउड में, और कितने पार्टिकल्स उसके अंदर कंपोजिट है। ठीक, आप क्या कह रहा है? स्टेटमेंट 1 लो, इनकरेक्ट है स्टेटमेंट 1, लो थिक क्लाउड मेनली रिफ्लेक्ट इनकमिंग सोलर रेडिएशन back to the space which lead to the cooling effect on the earth surface। जो लो क्लाउड्स होते हैं, लो एंड थिक क्लाउड्स होते हैं, दे मेनली रिफ्लेक्ट इनकमिंग सोलर रेडिएशन। तो जो ये लोअर लेवल के क्लाउड्स बच्चों हमने यहां बनाए थे, ये लोअर लेवल के क्लाउड्स होते हैं, ये एक्चुअल में क्या करते हैं? सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं ताकि अर्थ का टेम्परेचर कूल डाउन होता रहे। ठीक सर, फिर हाई क्लाउड्स क्या करते हैं? हाई क्लाउड्स प्राइमरली उस ब्लैंकेट की तरह काम करते हैं जो आने रेडिएशंस को आने देते हैं। ऐसा क्यों? क्लाउड्स जो बहुत ऊंचे होते हैं माय लॉर्ड्स, इन क्लाउड्स के अंदर पहली चीज तो मॉइस्चर कंटेंट कम होता है, डस्ट पार्टिकल कम होता है, थिकनेस क्या होती है? कम होती है। सो दे बिकम ट्रांसपेरेंट टू द इनकमिंग सोलर रेडिएशन। क्या हो जाते हैं? ये आने वाली रेडिएशंस के लिए ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। इसलिए अब दूसरा स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है वो, हाई थिन क्लाउड्स अलाउ मोस्ट सोलर रेडिएशन टू पास थ्रू बट दे ट्रैप outgoing infrared radiation emitted by the earth and
radiated it downwards resulting the warming effect on the surface. तो जो हाई क्लाउड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? थिन होते हैं। नीचे से जो सनलाइट, जो रेडिएशन हमारी अर्थ रेमिट बैक करती है लॉन्ग वेव फॉर्म में, उनको ये ट्रैप करने की कोशिश कर देते हैं, इनको ये रेडिएट बैक होने नहीं देते, जिससे सरफेस ऑफ द टेम्परेचर जो अर्थ का है वो वार्म होने लगता है। अब हमारे पास ये दोनों स्टेटमेंट थी और दोनों स्टेटमेंट एग्जामिनर ने रिवर्स कर दी है गाइस। हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट नहीं, इट्स अ लो एंड थिक क्लाउड्स, और यहां लो क्लाउड्स हैव द हाई ऑब्जर्प्शन टू द इन टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। नो, इट इज हाई क्लाउड्स एंड थिन क्लाउड्स। आई गेस आप कॉन्सेप्ट में कंफ्यूज मत होना, जहां पे मुझे लगेगा कि आपको दिक्कत होगी एग्जाम में उसको बता दिया गया है। दिमाग में उसको ऐसे ही बैठा लीजिएगा एज इट इज, कि कभी कोई ऐसे क्वेश्चन बनाए तो योर माइंड शुड बी लाइक यस वी नो द रियल कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। पक्की बात, आगे बढ़े। प्रैक्टिस करना गाइज आपको ये नहीं सोचना कि भाई मेरे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, सही हो रहे हैं, आई डोंट केयर अबाउट दीज थिंग्स। आपने बस प्रैक्टिस करनी है। एवरीवन हु इज लुकिंग इट, एक बच्चा भी देख रहा है अगर, तो आपको बेटा यही सोचना है कि दैट यू आर डूइंग प्रैक्टिस राइट नाउ। आपको पीवाईक्यू कैसे टैकल आउट करने हैं वो समझा रहा हूं आपको मैं। रेस्ट नॉलेजेबल तो आप हैं और मुझसे ज्यादा नॉलेजेबल हो सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एस्टेरॉइड्स एंड द कॉमेट्स? एस्टेरॉइड्स एंड कॉमेट्स के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है? अब देखो, मैं बहुत बार क्लास में इस चीज को बताया है और फिर से इस चीज को दोबारा यहां बता देता हूं ताकि कोई टेंशन ना हो। जब आप अपना सोलर सिस्टम बनाते हो तो सबसे सेंटर में क्या रखते हैं हम लोग? अपना सन। सन के बाद मर्क्यूरी, वीनस, फिर अर्थ, फिर रखते हैं आप लोग मार्स। मार्स के बाद आता है एस्ट्रॉइड बेल्ट, यस और नो? ठीक है, अगर लगता है स्लो है तो भाई 2x पे देख लेना आप लोग। उसके बाद जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, ठीक है भी, फिर नेपच्यून, यही होता है आपका। फिर इसके बाद आते हैं आपके क्यूपर बेल्ट, फिर क्या आता है यहां पे? एस्टेरॉइड बेल्ट है ये, यहां पे आता है क्यूपर बेल्ट, ठीक है। अब इसके बाहर माय लॉर्ड्स यहां पे जो होते हैं ऐसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं ऐसे बहुत ज्यादा। कुछ बच्चों ने क्लास अगर ले रखी है ऑफलाइन तो वो सोच रहे होंगे हम चीता, हमको तो आता है, बट ऐसा कुछ नहीं है गाइस। यहां जो बाहर होता है दिस इज कॉल्ड एज ऊर्त क्लाउड, ठीक है। ये से लेके यहां तक, सन से लेके क्यूपर बेल्ट तक, दैट इज कॉल्ड हेलियोस्फीयर। और इसके बाद का जो यहां होता है दिस पर्टिकुलर लाइन दैट इज कॉल्ड एज हेलियोपॉज। अब जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये रॉकी पार्टिकल्स होते हैं, इनका ओरिजिन सोर्स ये है, ये एस्ट्रॉइड का ओरिजिन सोर्स है। जो कॉमेट्स होते हैं वो बेसिकली आपके ऊर्त क्लाउड जो है यहां से निकल के आते हैं। कॉमेट्स आर जनरली कमिंग फ्रॉम योर ऊर्त क्लाउड। तो कॉमेट्स हैं ये ऊर्त क्लाउड से निकलेंगे, एस्टेरॉइड्स जो हैं आपके वो एस्टेरॉइड बेल्ट से निकलेंगे। ये बेसिकली कंटेन करते हैं रॉक पार्टिकल्स को, मेटल्स को, ये कंटेन करते हैं आपके जो क्यों आपके कॉमेट्स हैं ये कंटेन करते हैं आपके आइस क्रिस्टल को। नई चीजें ले लेते हैं तो ऐसे परेशान होता है दिमाग। ये कंटेन करता है आपका आइस क्रिस्टल्स को। अब अगर ढंग से चीजों को ऑब्जर्व करना शुरू करेंगे, लेट्स रीड। एस्टेरॉइड आर स्मॉल रॉकी प्लैनॉइड्स while comets are formed of frozen gases held together by the rocky and the metallic material। ठीक है जी। Asteroids are found mostly between the orbits of Jupiter and Mars, while the comets are found mostly between the Venus and Mercury। गलत हो गया जी। कॉमेट्स आपको मेजरली देखने को मिलते हैं फ्रॉम द क्यूपर बेल्ट और द ऊर्थ क्लाउड। कॉमेट शो अ परसेप्टिबल ग्लोइंग टेल व्हाइल एस्टेरॉइड डू नॉट। हाँ, जब कॉमेट्स आते हैं तो टेल होती है, हालांकि मीटियोर में चीज देखने को नहीं मिलती। चलिए जी, अब इस क्वेश्चन को ढंग से देख लेते हैं। ये जो मैंने एक्सप्लेन किया है आपके सामने फिर से सिस्टम रखा हुआ है, तो इसको एक बार आप ढंग से देख लीजिएगा। बाकी यहाँ पे आपका ऑप्शन बी है, 1 और 3 जो है वो एब्सोल्युटली आपके करेक्ट बन जाते हैं। जो आपका स्टेटमेंट 2 है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि आपको पता लग गया स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट क्यों है। एस्टेरॉइड्स आर फाउंड मोस्टली बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ जुपिटर एंड मार्स, यहाँ तो सही था, बट कॉमेट मोस्टली ऊर्थ क्लाउड एंड क्यूपर बेल्ट के आसपास मिलते हैं, तो आपको दूसरा स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट बन जाएगा। दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखो।
in order of their distance from the sun, which of the following planet lies between Mars and Uranus? मार्स एंड यूरेनस के बीच में जो प्लैनेट्स लाई करेंगे दैट विल बी जुपिटर एंड सैटर्न। नई बात नहीं है, आसान है ये तो। इधर देखो क्वेश्चन कितना प्यारा है। हु ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव्ड दैट द स्टार विद द मास लेस देन 1.44 times the mass of the sun end up as a white dwarf when they die? So this is चंद्रशेखर लिमिट। ये अच्छे खास तरीके से हमने डिस्कस भी किया है, लेकिन जिन बच्चों को इसके बारे में नहीं पता थोड़ा बहुत डिस्कशन यहाँ जरूरी है, ताकि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को गलत करके आने का सोचे भी ना एक बार भी। जैसे कि देखो भाई, हमारा ना एक पूरा फिनोमिना है, क्विकली रिवाइज कर लेंगे इसको, है ना। दैट इज कॉल्ड स्टेलर एवोल्यूशन, ठीक है, या फिर इसको कभी कभी हम स्टार लाइफ साइकिल भी कह सकते हैं। अब थोड़ा फोकस करना, जब भी कोई लाइफ साइकिल ऑफ सन की स्टार की बात करता तो याद रखना हमारा जो स्टेलर एवोल्यूशन है वो 2 से 3 फेज में गुजरता है। पहला होता है हाई मास स्टार, दूसरा होता है लो मास, और तीसरा होता है वेरी लो मास। जो हाई मास स्टार होता है दैट चेंज इनटू रेड सुपर जाइंट, लो होता है वो रेड जाइंट में कन्वर्ट होता है, ये तो खत्म हो जाते हैं। फिर रेड सुपर जाइंट कन्वर्ट होता है आपका सुपरनोवा, सुपरनोवा से वो कन्वर्ट होता है आपका न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन स्टार के बाद इवेंचुअली वो पल्सर बन जाएगा। वाइल जो रेड जाइंट होता है ये कन्वर्ट होते हैं नेब्यूला में, नेब्यूला से व्हाइट डॉर्फ, उसके बाद ब्लैक डॉर्फ। अब जो ये वाला कॉन्सेप्ट है आपको दिमाग लगाना है यहाँ पे। चंद्रशेखर जी ये कहते हैं जो व्हाइट डॉर्फ है या फिर न्यूट्रॉन स्टार है, अगर ये अपने मास के सन से 1.44 टाइम हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर वो लिमिट है, अगर इसे क्रॉस कर देते हैं तो ये सन अपने ही खुद की ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स हो जाते हैं, और इनके कोलैप्स से जो चीज बनती है दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज ब्लैक होल। तो चंद्रशेखर लिमिट कभी आपको याद रहे तो याद रखना, वो सिंपली इतना कहना चाहते हैं कि कोई भी व्हाइट डॉर्फ होता है अगर वो अपने सन के मास का 1.44 टाइम पहुंचा तो उसके बाद वो खुद की ग्रेविटी में कोलैप्स करेगा। उससे खुद की ग्रेविटी में कोलैप्स होने का मतलब है दैट इवेंचुअली चेंज इनटू द ब्लैक होल। क्वेश्चन नंबर छोड़ो, अब क्वेश्चन देख लेते हैं। द एल्बिडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस विद द विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड विद द रिफ्लेक्टेड लाइट। देखो एल्बिडो का मतलब आम भाषा में ये होता है एल्बिडो इफेक्ट, किसी भी पर्टिकुलर सरफेस की कितनी ज्यादा रिफ्लेक्टिंग वैल्यू है। बचपन से सुना होगा आपने कि व्हाइट सरफेस चीजों को बहुत जल्दी रिफ्लेक्ट करती हैं, व्हाइट ब्लैक थिंग्स आर अब्सॉर्बिंग द लाइट। तो व्हाइट सरफेस का हाईएस्ट एल्बिडो होता है, वो समझाने की कोशिश कर रहा है, तो बिल्कुल सही है। द एल्बिडो ऑफ मरकरी इज मच ग्रेटर देन द एल्बिडो ऑफ अर्थ। वो कह रहा है कि मरकरी पे लाइट अर्थ से जल्दी रिफ्लेक्ट हो जाती है। क्या ये बात सही है, क्या ये बात गलत है? तो इसको साइंटिस्ट ने जब स्टडी किया तो उनको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा फिगर मिला। पहला स्टेटमेंट तो सही है, बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन दूसरा स्टेटमेंट ये कहने की कोशिश करता है कि जब आप देखोगे द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एल्बिडो वैल्यू ऑफ बोथ द सन, बोथ द स्टार्स या बोथ द प्लैनेट्स सच एज मर्क्यूरी एंड द अर्थ, तो आप देखोगे सो इट्स एल्बिडो इज अबाउट 0.142 विच इज लोअर देन द अर्थ एल्बिडो। मतलब अर्थ के एल्बिडो से कम एल्बिडो किसका है? मरकरी का। मरकरी पे चीजें उतनी तेज रिफ्लेक्ट नहीं होंगी जितनी तेज अर्थ पे होंगी, और यहां पे लिखा है द मरकरी इज ग्रेटर एल्बिडो देन द अर्थ, सो हेंस द क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 2 बिकम इनकरेक्ट। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, टू ऑर्बिट अराउंड द सन प्लैनेट मार्स टेक लेस टाइम देन द टाइम बाय द अर्थ। कह रहा है कि जब हमारा मार्स चक्कर लगाता है सन के, तो वो टाइम जो है वो कम है अर्थ के टाइम से। रीजन, द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मार्स इज लेस देन दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, अर्थ से बहुत छोटा जो है वो कौन सा प्लैनेट है आपका? मार्स। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं मार्स बड़ा है, ऐसा नहीं है, मार्स छोटा है हमारे अर्थ से और बहुत छोटा है।
ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट, द डायमीटर ऑफ द प्लैनेट मार्स इज लेस देन द अर्थ, ये बिल्कुल सही है। पहला, देखो कोई भी प्लैनेट के रेवोल्यूशन की स्पीड डिपेंड करती है कि वो सूरज से कितना दूर है। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, सबसे तेज चक्कर कौन लगाएगा, फिर कौन लगाएगा, फिर कौन लगाएगा, फिर कौन लगाएगा, मार्स। तो मार्स की जो एक्चुअल रेवोल्यूशन स्पीड होगी वो अर्थ से रिलेटिवली ज्यादा होगी, वहां लेस बोल रखा है, इसलिए वाला स्टेटमेंट को गलत कर देंगे, दूसरा सही हो जाएगा। इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ए इज ट्रू, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ए सही है बट आर गलत है आपका। नेक्स्ट, एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन द वीनस इज हाईली इम्प्रोबेबल। वीनस पे जिंदगी पॉसिबल नहीं है क्योंकि वीनस पे बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है। दोनों बात बिल्कुल सही है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना इसको। द सेम फेस ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ। जो मून का सेम फेस है वही हमेशा अर्थ को फेस करता है, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल सही है बेटा कि अर्थ के, अगर हम मून के रोटेशन की स्पीड देखें तो मून का जो रोटेशन स्पीड है दैट इज 27 days and 8 hours। अगर मैं मून की रेवोल्यूशन स्पीड की बात करूं सो दैट इज 27 day 8 hours। तो मून का रोटेशन एंड रेवोल्यूशन दोनों की स्पीड सेम है, इसलिए हमें अर्थ से बैठे बैठे मून का हमेशा एक ही फेस दिखाई देगा। तो ये बात बिल्कुल सही है। द सेम फेस ऑफ द मून ऑलवेज फेसेस द अर्थ। मून का सेम फेस अर्थ को हमेशा फेस करता है। द मून कंप्लीट्स रोटेशन इन 23.5 days। मैंने साफ साफ लिखा है 27 days and 8 hours। तो दूसरा स्टेटमेंट एब्सोल्युटली करेक्ट, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखें, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस ऑन द अर्थ टू अनदर प्लेस ऑन हाई लैटिट्यूड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज। कह रहा है कि अगर आप अर्थ में एक जगह से एक लैटिट्यूड से दूसरे लैटिट्यूड पे मूव करोगे, इमेजिन करो दिस इज आवर अर्थ, दिस इज 0 degree इक्वेटर, दिस इज योर 30 degree हाई मिडिल लैटिट्यूड, फिर उसके बाद हाई पहुंच गए, फिर 90 पहुंच गए। अब एक इंसान अगर यहां से यहां की तरफ मूव कर रहा है, हाई लैटिट्यूड्स पे जा रहा है, द वेट ऑन ऑब्जेक्ट डिक्रीज। जो एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट है वो डिक्रीज होने लगता है, कम होने लगता है। द अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फेयर। अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है। हमको पता है अर्थ के शेप में आता है ऑब्लेड, एलिप्सॉइड, स्फेरॉइड, उसके बाद आपका एक वर्ड है दैट इज कॉल्ड एज जियोइड। ये हमारे अर्थ की शेप है। अब पहला स्टेटमेंट अगर ढंग से देखना शुरू करोगे तो पहला स्टेटमेंट बहुत खतरनाक बात तो कह ही रहा है कि जब भी भाई ग्रेविटी मैक्सिमम कहां होती है गाइस, द मैक्सिमम ग्रेविटेशनल इफेक्ट कैन बी सीन ऑन द पोलर रीजन। और एक इंसान अगर किसी ऑब्जेक्ट को इक्वेटर से पोल की तरफ लेके जाएगा तो उसका वेट डिक्रीज नहीं होगा, रिलेटिवली उसका वेट बढ़ जाएगा। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत हो गया। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ which is varies with the distance from the earth center. When we move from the equator toward the higher latitude close to the poles, the earth radius decreases, thus reduces the distance from the earth center, increasing the gravitational force. As a result, weight of an object increase from the equator to the poles, not decrease, and that's why the statement 1 become incorrect, क्योंकि यहाँ पे उसने decrease बोल दिया, यहाँ पे उसको increase लिखना चाहिए था। दूसरी चीज क्या है, अर्थ इज नॉट परफेक्ट स्फेयर। अर्थ एक परफेक्ट स्फेयर नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इन दोनों के बीच में इसका कोई रिलेशन दिखाई नहीं दे रहा। तो हेंस ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू बिकम योर राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, आगे देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर ऑलवेज लॉन्च फ्रॉम द अर्थ इन द ईस्टवर्ड डायरेक्शन। जितने भी हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं वो हमेशा लॉन्च की जाती हैं ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। देखो भाई, अब ये पता है, ऐसे एक्सट्रीम वर्ड जब यूज करता है ना एग्जामिनर तो सोचने की बात होती है। बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए, हमारे पास दो सैटेलाइट्स होती हैं, PSLV एंड GSLV। अब ये है पोलर सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल, ठीक है। अब जब पोल्स की बात हो रही है,
ये है भाई हमारा इक्वे, सपोज करो अर्थ, अब ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, यहां वाली जो लॉन्च करोगे वो जीएसएलवी के थ्रू तो लॉन्च कर दोगे ईस्टर्न डायरेक्शन में, बट जो ये वाली मिसाइल लॉन्च होती हैं पीएसएलवी वाली, ये तो पोलर इफेक्ट को देख के यूज की जाती है ना, मतलब नॉर्थ एंड साउथ में लॉन्च की जाती हैं, तो हमेशा ईस्टवर्ड जाएंगे, ये तो बात गलत हो गई। दूसरा देख लेते हैं, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सो द सैटेलाइट अटेन द स्केप वेलोसिटी, अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट, इसलिए उसकी स्केप वेलोसिटी बढ़ जाती है। दूसरे में सेंस है, let's see what the answer is saying. A is false. As a universal statement, while the majority of satellites are launched in an eastward direction, जिसमें कोई नई बात नहीं है, the statement is technically false if presented as an absolute rule. जैसे कि अगर देखें most communication GSLVs, ठीक है जी, geostationary satellites are launched toward the east to harness the earth rotational speed. The exception, polar satellites are significant exception. They are launched northward or the southward direction to achieve the orbital pass. बात क्लियर हो गई जो समझाने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई नई बात नहीं है, हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, अगर हम ईस्ट में लॉन्च करेंगे तो स्केप वेलोसिटी मिल जाएगी, उससे राइट बाहर जाने में पोटेंशियल बढ़ जाएगा। आगे देखते हैं, इफ द स्टार्स आर सीन टू राइज परपेंडिकुलर टू द होराइजन by an observer he is located on, मैं होराइजन पे खड़ा हूं, स्टार सामने परपेंडिकुलर पे रिलीज हो रहा है, इसका मतलब मैं खड़ा हूं इक्वेटर पे, बात खत्म। आगे देखो, वन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन के बीच का डिस्टेंस एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से इंडिकेट किएंगे हम। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स आर रॉकी डेब्रीज of varying sizes orbiting the sun, बिल्कुल सही बात। Most of the asteroids are small but some of them have diameter of large 100 kilometer 1000, बिल्कुल सही बात। The orbit of asteroid lies between the Jupiter and Saturn, ऐसा कैसे? अभी सर आपने बताया मार्स एंड जुपिटर, ठीक है जी। चलो जी, तीसरा गलत, 1 and 2। आगे, which of the following star is nearest to the earth, sun? Which of the following condition is most relevant for the presence of life on the Mars? Atmospheric composition, thermal condition, occurrence of ice cap and the frozen water, occurrence of ozone, occurrence of ice cap and the frozen water. The tail of a comet is directed away from the sun because, कह रहा है जो टेल है किसी कॉमेट का वो सूरज से बहुत दूर होता है इस तरफ, ऐसा क्यों? जाहिर सी बात है भाई, द रेडिएशन जो सूरज एमिट करता है वो बेसिकली सिंपल सी बात है भाई, ये हमारा एक कॉमेट चला आ रहा था, ये हमारा सन है, हमारे सन से रेडिएशन निकल रहा है, जिसे को आम भाषा में आप क्या कह सकते हो, हीट। ये बना किससे है? आइस लंप से बना हुआ है, जब इस पे हीट लगेगी तो हीट मेल्ट होके यही टेल बन जाता है, बात खत्म हो गई। सो एज द कॉमेट रोटेट द लाइट मास कॉमेट अट्रैक्ट बाय द स्टार, नहीं, the radiation emitted by the sun exert a radial pressure on the comet throwing its tail away from the sun. आगे देखो, if the earth direction of rotation is reverse, what would be the IST when it is noon at international dateline? बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, यहां थोड़ा दिमाग से बैठेंगे तभी काम हो पाएगा। कह रहा है कि अगर हम अर्थ के रोटेशन को रिवर्स कर दें, ठीक है, ध्यान समझना, IST when noon, ठीक है जी, if the earth direction of rotation is reverse, what would be the IST when it is noon at the international date line? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले जो नॉर्मल कंडीशन है उसको देख लिया जाए भाई, जिनको थोड़ा बहुत भी आइडिया है उन्हीं को समझ आएंगी बातें। ये हमारा 0 GMT से 5.5 घंटे आगे हमारा IST, GMT से 12 घंटे आगे हमारा IDL। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती है, बहुत बेसिक चीज है हमारे लिए ये नॉर्मल कंडीशन है। अब हम अपने अर्थ की रोटेशन को रिवर्स कर देते हैं। अभी हमारी अर्थ की रोटेशन कैसी है? अभी हमारी अर्थ की रोटेशन वेस्ट टू ईस्ट हो रही है, ठीक।
तो इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले सनलाइट यहाँ आती है, फिर सनलाइट आगे बढ़ती है, फिर आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, फिर यहाँ पहुंचती है, फिर ऐसे करते करते हमारी सनलाइट यहाँ पहुंचती है। ये नॉर्मल कंडीशन है। So if the earth direction of rotation is reverse, what would be IST when it is noon at the ideal? तो जब आइडियल पे 12 बज रहे होंगे, 12 PM, तो IST पे क्या हो रहा होगा? इसने ये क्वेश्चन पूछा है, इसने यही क्वेश्चन पूछने की बात करी है आपके सामने, यस और नो? बिल्कुल यही क्वेश्चन दिख रहा है आपको। अब लॉजिकल सेंस पे देखो बेटा, जब हमारे यहाँ 5.5 घंटे आगे हैं हम, और 0 से GMT 12.5 घंटे आगे है, तो अगर मैं ऐसे सिंपल एक लॉजिक लेके चलूं, अगर 12 AM हो रहा है लंदन के GMT पे, तो उससे 5.5 घंटे अगर हम आगे आते हैं, तो इसका मतलब 12 से 5.5 घंटे आगे आओगे तो 12 तक पहुंचने के लिए मुझे कितना टाइम चाहिए होगा? 6 बजेगी, तो 6 घंटे का नियर अबाउट सुबह के 6:30 बज रहे होंगे, ठीक है? वरना लॉजिकल सेंस पे ऐसा भी समझ सकते हो ना कि अगर हमारे यहाँ इस समय 12 बज रहे हैं तो लंदन हमसे 5.5 घंटे पीछे है, ऐसा मान सकते हैं ना? लंदन हमसे 5.5 घंटे क्या है भाई? पीछे है। तो अगर 5.5 घंटे लंदन हमसे पीछे है, तो लॉजिकल लगाओ, अगर अभी इस समय हमारा टाइम क्या है इस समय? चलो घड़ी नहीं है, मान लो कि हमारे पास दिल्ली में इस समय बज रहे हैं आपके 12, तो लंदन अगर हमसे 5.5 घंटे पीछे है, तो लंदन में कितना टाइम हो रहा है? अगर हमारे यहाँ दिन के 12:30 बज रहे हैं, तो लंदन इज होपफुली समवेयर कितने पे होगा? दिमाग लगाओ, 1-2 मिनट सोचो जरा कि लंदन कितने पे होने वाला है। सिंपल कह रहा हूं मैं, ध्यान से देखो। अगर मैं कह रहा हूं कि हमारे यहाँ 12 बज रहे हैं, इफ इट इज 12 PM इन दिल्ली, सो व्हाट विल बी टाइम इन लंदन? लंदन हमसे 5.5 घंटे पीछे है, हम लंदन 5.5 घंटे आगे हैं। तो सिंपल सी बात, अगर 12 बज रहे तो 5.5 घंटे माइनस कर दो। अगर दे एक ही करे करो भाई, 1 घंटे माइनस करोगे तो 11 बज जाएंगे, 2 घंटे माइनस करोगे 10 बज जाएंगे, 3 घंटे माइनस करोगे 9 बज जाएंगे, 4 घंटे माइनस करोगे 8 बज जाएंगे, 5 घंटे माइनस करोगे तो क्या हो जाएंगे? 7 बज जाएंगे। अब आधे घंटे और माइनस करना है तो कितना हो जाएगा? बताओ ध्यान से, क्या ये बात समझ आई? हाँ या ना? पहले इतना बताओ बस, क्या ये बात समझ आई? अगर दिल्ली में 12 बज रहे हैं तो लंदन में कितना बज रहा होगा? सुबह के 6:30 बज रहे हो, क्योंकि हम लंदन से 5.5 घंटे क्या है भाई आपके आगे हैं। लॉजिक लग रहा है चीजें? पक्की बात, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर हम अपने अर्थ की रोटेशन को रिवर्स कर दें, इफ वी रिवर्स द रोटेशन ऑफ द अर्थ, तो हमारे अर्थ की रोटेशन कैसी हो जाएगी? ईस्ट टू वेस्ट। अगर हम अपने अर्थ की रोटेशन को ईस्ट से वेस्ट कर देंगे, इफ वी स्टार्ट डूइंग द रोटेशन ऑफ अर्थ ईस्ट टू वेस्ट, इसका मतलब क्या होगा? अब सबसे पहले हम क्या देखना एक्सपीरियंस करेंगे कि सनराइज कुछ यहां से हो रहा होगा, फिर उसके बाद सनराइज बाद में यहां पहुंचेगा, फिर सनराइज इवेंचुअली लास्ट में कहां पहुंचेगा? आपका यहां पहुंचेगा, ठीक? अब उसी पूरे पैरामीटर पे देख के अब इस चीज को समझ लो एक बड़े अच्छे तरीके से। अंडर नॉर्मल कंडीशन अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट मेकिंग इंटरनेशनल डेट लाइन 6:30 आवर मिनट्स अहेड ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है? अब उसने ये बोला है कि इसी इमेज पे देख लो फिर से एक बार इमेज, GMT वाली हो गई है, ये IST वाली हो गई, ये आइडियल वाली हो गई। वो कह रहा है जब हमारी नॉर्मल दुनिया घूम रही है ईस्ट वेस्ट टू ईस्ट, तो जो हमारा IST है और आइडियल है, इनके बीच में 6.5 घंटे का अहेड टाइम है। आम भाषा में इसको ऐसे लिखते हैं कि 6.5 घंटे हमसे आगे क्या है? आइडियल है। ये पहली लाइन बोली है। Therefore, when it is 12 PM at the ideal, it will be 5:30 AM in the here. अगर आइडियल पे 12 बज रहे होंगे तो हमारे यहाँ टाइम हो रहा होगा 5:30 AM सुबह का। अब अगर मैं अर्थ की रोटेशन को रिवर्स कर दूंगा, इसका मतलब मैं अपने अर्थ को रोटेट करूंगा ईस्ट से वेस्ट की तरफ। जब मैं अपने अर्थ को रोटेट करूंगा ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो आप क्या देखोगे? इन दिस केस आइडियल वुड बी 6 आवर 30 मिनट बिहाइंड IST। अब हमसे 6.5 घंटे जो पहले आगे था वो पीछे हो जाएगा। इसका मतलब सो व्हेन इट इज 12 PM, जब सॉरी मेरे मिट जा भाई, जब ये 12 PM होगा आइडियल पे, ठीक है, तो इट वुड बी 6:30 PM। क्यों PM क्यों हो गया?
अब हम आइडियल से 6.5 घंटे आगे हैं। पहले हमसे 6.5 घंटे आइडियल था, अब हम 6.5 घंटे आगे किससे हैं? आइडियल के। तो ये वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा याद रखेंगे, कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट रहेगा, बट हाँ अगर जीएमटी वाला कॉन्सेप्ट, आईएसटी वाला कॉन्सेप्ट और आइडियल वाला कॉन्सेप्ट तीनों एक साथ क्लियर रहेंगे तो आपके सामने एज इट इज डेटा आ जाएगा कि अगर जीएमटी और आईएसटी के बीच का डिफरेंस पूछेगा तब पता हो, आईएसटी से आइडियल के बीच का डिफरेंस पूछेगा तो पता हो। यहां से यहां भी 6.5 घंटे, यहां से यहां 5.5 घंटे का फर्क है दोनों के बीच में। Which of the following is not an astronomical object? कौन सा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट नहीं है? दैट इज कॉल्ड इज ब्रिटल स्टार, एक स्पीशीज होती है बेटा ये। बाकी पल्सर, ब्लैक होल एंड क्वासर ये सारे आपके स्पेस ऑब्जेक्ट हैं। ब्लैक होल बेसिकली बात है एक कोलैप्स स्टार, उसी को ब्लैक होल कहते हैं। अरेंज द अबव इवेंट इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन ऑन द अर्थ एंड सेलेक्ट द आंसर फ्रॉम द कोड गिवन। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीजें हमें अर्थ पे देखिए अकॉर्डिंग टू जियोलॉजिकल टाइम स्केल वो होते हैं शेल्ड एनिमल। शेल्ड एनिमल के बाद हमें देखने को मिलते हैं सही मायने में इंसेक्ट, तो पहले 3 फिर 2 ये वाला, फिर आएंगे रेप्टाइल्स, फिर एंड में क्या आएंगे आपके मैमल्स। ठीक, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट प्रॉपर्ली मैच? द लार्जेस्ट प्लैनेट इन सोलर सिस्टम जुपिटर। सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है आपका? जुपिटर। मरकरी, द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इज मरकरी, द ब्राइटेस्ट वीनस, द स्लोवेस्ट मार्स, नेपच्यून इज स्लोवेस्ट। द ब्लू मून फिनोमिना अकर्स व्हेन? ब्लू मून का फिनोमिना अकर्स करता है जब, देखो ब्लू मून का फिनोमिना तब अकर करता है जब 2 फुल मून अकर हो जाते हैं सेम मंथ में। हमारा मून पूरा रोटेशन जब कंप्लीट करता है 27 डेज एंड 8 आवर्स में। इसमें कोई नई बात नहीं है। जब कभी कभी 31 का महीना होता है तो एक ही महीने में 2 बार हमें फुल मून देखने को मिल जाते हैं। एक ही महीने में 2 बार फुल मून का देखने का मतलब यह हो जाता है कि उसको अब हम ब्लू मून के नाम से एसोसिएट करना शुरू करते हैं। ठीक है, आगे देखो, सोलर एनर्जी इज ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, कोई नई बात नहीं है। तो a black hole is an astronomical entity that cannot be seen by telescope. The gravitational field on a black hole is so strong that it does not allow even light to escape. बिल्कुल सही बात है, ब्लैक होल की ग्रेविटी सबसे ताकतवर होती है इसलिए वो लाइट को अपने से पास नहीं होने देता। इन दिस सेंस A is true and R is correct explanation of A. Mercury has no atmosphere, perfect. Venus has 2 moon, गलत, Venus के पास भी अपना कोई चांद नहीं है। There is no land on Jupiter, perfect. Ring of Saturn are composed of lumps of ice and dust, बिल्कुल सही बात है। दूसरा एलिमिनेट कर दो, 1, 3 and 4 become right answer. Which of the following statement concerning atmosphere of the earth correct? In the stratosphere temperature increase with altitude, perfect. The mesosphere temperature decrease with altitude, perfect. The lowest temperature of the atmosphere is recorded in the upper part of mesosphere, perfect. Tropopause is in isothermal zone, बिल्कुल सही बात, चारों सही है भाई। Which of the following statement are not correct? Position of the earth, sun and moon in a straight line of 180 angle is known as सिसगी, बिल्कुल सही बात है। सिसगी कंजक्शन कॉज सोलर इक्लिप्स, ठीक है। सिसगी अपोजिशन कॉज लूनार इक्लिप्स। सिसगी कंजक्शन अकर्स द टाइम ऑफ पेरिहेलियन ओनली। तो देखो सिसगी का मतलब ये है जो हमारी सन, हमारे मून या हमारा अर्थ तीनों एक ही लाइन में हो। अब सिसगी सिचुएशन में हम बेसिकली क्या देख सकते हैं कि ये एक ऐसा, इसमें नॉट करेक्ट बताना है बेटा, तो ये एक ऐसा पोजीशन है जो कि 180 डिग्री मतलब राइट एंगल पे चीजें होती हैं, सही है। सिसगी कंजक्शन कॉज सोलर इक्लिप्स, हाँ सिसगी में सोलर इक्लिप्स देखने को मिल सकता है अगर बीच में चांद आ जाए। अगर चांद और मतलब सन और अर्थ दोनों एक लाइन पे आ जाए और चांद इधर आ जाए तो हमें देखने को मिलेगा लूनार इक्लिप्स, तब भी सही है। तो ये भी वाला स्टेटमेंट सही बता। सिसगी ऑपोजिशन कॉज लूनार इक्लिप्स, हाँ सिसगी का अपोजिट ये देखने को मिलेगा। सिसगी कंजक्शन अकर्स एट द टाइम ऑफ पेरिहेलियन ओनली, इट इज नॉट ट्रू। The earth is nearest to the sun at the perihelion,
जो कि 3 जनवरी को है, बिल्कुल सही बात है। द अर्थ इज फारेस्ट अवे फ्रॉम द, पेरिहीलियन पे फार नहीं होगा, ये गलत हो गया। ठीक है, 1 and 3 आर द राइट। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पढ़ लीजिए थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एटमोस्फेयर इज करेक्ट। कह रहा है द एटमोस्फेयर हैज डेफिनेट अपर लिमिट। पहली बात तो एटमोस्फेयर की कोई डेफिनेट अपर लिमिट नहीं होती। एटमोस्फेयर हैज नो डेफिनेट अपर लिमिट बट इट्स ग्रेजुअली थिन अंटिल इट बिकम इम्पर्सिबल। बिल्कुल सही बात है, आगे पढ़ना ही नहीं है। ग्रेजुअली अंटिल इट बिकम, अच्छा, अंटिल इट बिकम, बट ग्रेजुअली थिकनेस अंटिल, एटमोस्फेयर हैज नो डेफिनेट अपर लिमिट, ठीक है, बट ग्रेजुअली थिकन्स, अच्छा थिकन्स नहीं होता, थिनर होता है। द एटमोस्फेयर हैज डेफिनेट, एटमोस्फेयर की कोई डेफिनेट अपर लिमिट नहीं है। थिकनेस कम नहीं होती, थिकनेस कम मतलब थिकनेस ज्यादा नहीं होती, कम हो जाती है। सेकेंड इज ट्रू। Sidereal day is shorter than the solar day. The motion of the earth in its orbit around the sun is termed as revolution. देखो ध्यान से, साइड्रियल डे का मतलब क्या होता है अगर कोई ढंग से आपसे पूछेगा, तो साइड्रियल डे पर्टिकुलर एक ऐसे इवेंट को कहते हैं जब हम ये देखते हैं कि, जैसे एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट समझा देता हूं आपको, कोई खास डिफिकल्ट नहीं है। ये मान लो हमारा सन है, ये हमारा अर्थ है, यहां से हम रोटेशन को करना शुरू करते हैं। अब जब रोटेशन होगी कंप्लीट, सपोज करो यहां पे था रोटेशन ऐसा, यहां से हमने अपनी कहानी शुरू करी थी, अब अर्थ कंप्लीट रोटेट करेगा, मान लो ऐसे। अब देखो, जब वो इस लोकेशन पे आएगा उससे पहले वो हिट कर देगा एक पर्टिकुलर सन के वाले हिस्से को। तो अपने एक्चुअल कंप्लीट रोटेशन से पहले जब वो किसी स्टार को कैप्चर कर लेता है, तो उसी पर्टिकुलर इवेंट को साइड्रियल डे कहते हैं, जो कि कंप्लीट रोटेशन से कुछ मिनट कम होता है। जब फ्लेयर से ही रोशनी आ जाए, वो साइड्रियल डे को इंडिकेट करने की कोशिश करता है। ठीक, द मोशन ऑफ द अर्थ इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन इज टर्म्ड एज रेवोल्यूशन। हाँ, अपने ही ऑर्बिट के चक्कर लगाना रेवोल्यूशन कहलाता है। समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, सारे सही हैं ऑलमोस्ट। Which of the following statement regarding the duration of day and night is correct? The difference is least near the equator and progressively increase away from it. The difference is maximum at the equator, progressively decrease away from it. Difference is least at the tropics, progressively increase towards the equator and the poles. Difference is maximum at the tropics and progressively decrease towards the equator and pole. Night and day की बात कर रहा है। The difference is least near the equator and the progressively increase from it. सबसे कम डिफरेंस डे और नाइट का होता है इक्वेटर पे। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात। जैसे जैसे ऊपर नीचे जाओगे वैसे वैसे चीजें बदलती रहेंगी। आगे देखो, which of the following statement about the solstice an event that occurs when sun appears to the reach most northerly and southerly? The winter solstice take place on 21st June, गलत हो गया। The winter solstice take place on December 21st, both the hemisphere, ये गलत हो गया। The summer solstice occurs in the northern hemisphere on June 31st, ठीक है। The summer solstice occurs in the northern hemisphere, C is correct. Since the earth rotates by 15 degrees each hour, the time zone normally different by 1 hour. At the international date line, the calendar day changes, advancing a day, ईस्टवर्ड ट्रैवल, ड्रॉपिंग अ बैक वेस्टवर्ड ट्रैवल। ईस्टवर्ड ट्रैवल करने में आप एक दिन कम हो जाता है, बढ़ता नहीं है, इधर आने बढ़ जाता है, दूसरा गलत हो गया। डे लाइट सेविंग टाइम एडवांसेस द क्लॉक बाय 1 आवर, बिल्कुल सही बात है। द मून रोटेट एंड रिवॉल्व अबाउट द अर्थ इन सेम डायरेक्शन, बिल्कुल सही बात है। ये तो समझ चुके हैं आप पहले से ही। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये कहने की कोशिश करता है माय लॉर्ड्स, देखो जो अपना एक्सट्रीम नॉर्थ के रीजन्स होते हैं ना, जैसे अपने अर्थ बना ली, फिर उसके बाद ये जो इस लैटिट्यूड की कंट्रीज होती हैं, इनमें ना 24 आवर्स का डे लाइट होता है। कभी कभी डे लाइट कभी कभी 15 से 16 घंटे का हो जाता है। अपने वर्किंग आवर को मेंटेन करने के लिए ये क्या करते हैं, बेसिकली 1 घंटे क्लॉक को एडजस्ट करते हैं आगे पीछे।
उसी 1 घंटे क्लॉक को एडजस्ट करने को डे लाइट सेविंग टाइम के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ वही है, डे लाइट सेविंग टाइम एडवांस द क्लॉक बाई 1 आवर, तो बिल्कुल सही बात है यहाँ पे। दूसरा गलत हो गया भाई, तो बाकी सारे सही बन जाते हैं आपके। If it is 31st December 2023 in New Zealand, at the same time, what will be the date in the Hawaiian Islands at Alaska? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाता है, देखो ध्यान से। ये है आपका आइडियल, ये रहा हवाई। अब न्यूजीलैंड अगर यहां पे है, सॉरी यहां है आपका न्यूजीलैंड, ये है आपका अलास्का। तो कह रहा है इफ इट इज 31st दिसंबर, अगर 31 दिसंबर है न्यूजीलैंड पे, तो हवाई और अलास्का में क्या होगा? मेरे ख्याल से आपको सोचने की जरूरत नहीं है, एक दिन पीछे गए, यहां क्या होगा 30, ठीक है, तो भाई 30th होगा। अब 30th हवाई पे भी होगा, 30th अलास्का में होगा, तो दोनों के पास क्या होगा? बोथ है 30। पक्की बात। Which of the following statement is correct with the reference to normal lapse rate? बहुत सिंपल बात है, बढ़ते गए टेम्परेचर माइनस होता रहा। टेम्परेचर इज हायर एट द ग्राउंड लेवल एंड डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। बिल्कुल सही बात है कि जैसे से ऊपर बढ़ते रहोगे सरफेस से, टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा, घटता रहेगा। टेम्परेचर ग्राउंड लेवल एंड डिक्रीज विद द इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड। टेम्परेचर इज लोएस्ट एट द ग्राउंड, इंक्रीज विद द, स्टेबल नहीं होगा। ये बात सही है, बट नॉर्मल लैप्स रेट है पता है, हम बेसिकली ट्रोपोस्फीयर की बात कर रहे हैं यहां पे। इफ द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ इज नॉट इंक्लाइन टू इट्स ऑर्बिट, ये सिंपल सी बात है भाई, अगर अर्थ 23.5 टिल्ट नहीं होगा तो इससे क्या होगा? इससे सीजन ही नहीं बदलेंगे। द सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी लाइज ऑन, देखो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी लाइज ऑन दिस मून, तो चांद का आधा हिस्सा को कभी दिखाई नहीं देता, उसके हिसाब से एक टर्म डिनोट किया गया था अपोलो मिशन के बाद, वही है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। Which of the following statement are correct regarding the solar system? Mercury is the hottest planet, Venus it is, Ganymede satellite, Jupiter, Neptune is surrounded by the methane gas, ring of sub-zone zero temperature, Phobos and Deimos are satellite of the Mars। दोनों सही बात है, ओनली 4 का इसमें ऑप्शन नहीं है, तो 3 and 4 become the right answer। Equinox at the 2 period in the year when day and night are equal occurs 21st of March and 23rd of September। ठीक, so these were the questions जो हमको डिस्कस करने थे। I don't know how much time I have taken in this, and as you know अभी AC की थोड़ी कमी है मेरे पास, and that's why something is not properly, चीज ऑर्गेनाइज हो रही हैं। But yes, as I promised, every day you will get the video like this। कल का जो आपका चैप्टर होगा that you guys need to understand, जिस पे क्वेश्चन बल पूछूंगा आपसे मैं, that will be your geomorpho। I want कि आप लोग जियोमॉर्फोलॉजी को अच्छे से रिवाइज कर लो। I don't know, let me see, it is around I guess सेम 58 मिनट अराउंड हुए हैं आपके। कल की वीडियोस ज्यादा बड़ी होंगी, सो आई वांट कि आप कल जियोमॉर्फोलॉजी को पढ़िएगा। मेक श्योर जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं, अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो वीडियो को पॉज करिएगा, पॉज करने के बाद क्वेश्चंस को आप बेसिकली एनालाइज करके उनके आंसर लगा के फिर रियल आंसर जो बताऊंगा उनको देख लीजिएगा। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, दिस इज इट फॉर टुडे, सी यू टुमारो एंड देन विल कंप्लीट रेस्ट ऑफ द थिंग्स। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइस।